नमस्कार। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार साहित्य, शिक्षा और समाज, परंपरा तथा तकनीक का समन्वय विषय पर बहुत सारे शोध पत्र आए हुए हैं और इन शोध पत्रों का वाचन हम ऑनलाइन वेबिनार पर तो करवा ही रहे हैं, लेकिन स्थायी तौर पर इसे संजोने के लिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हम छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो के इस YouTube चैनल पर हम इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए क्रमवार हम अपने प्रतिभागियों का शोध आलेख का सारांश सुनते हैं। आप सभी विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर बी नंदा जागृत, शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय राजनांदगांव छत्तीसगढ़। मैं आयोजन कर्ताओं को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस विषम परिस्थिति में ऐसे वेबिनार का आयोजन किया है। विशेष रूप से डॉक्टर सुधीर शर्मा जी का धन्यवाद जो इस महती आयोजन के धुरी हैं। मेरा विषय है संस्कृति और उसका बदलता स्वरूप। संस्कृति को हम कहते हैं संस्करण और परिसंस्करण की प्रक्रिया। अतएव समय के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार इसके स्वरूप में परिवर्तन चलते रहता है। ऐसे एकाएक परिवर्तन नहीं, निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसमें एकाएक परिवर्तन आया है और एकाएक परिवर्तन की जो ये परंपरा है वो क्यों आया है, हम महसूस कर रहे हैं इसको। वो कारण है कोरोना, कारण है कोविड-19। आपको शायद पता होगा कि इस वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से देखने पर इसके ऊपर जो तस्वीर दिखाई देती है वो ऐसा लगता है जैसे इनके ऊपर क्राउन बना हो। क्राउन यानी ताज, और क्राउन को स्पेनिश में कोरोना कहा जाता है। तो सन 2019 में इस महामारी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हुआ, इसलिए इसका एक नाम कोविड-19 भी है। और इस वायरस ने न केवल एक समाज को, एक देश को, वरन संपूर्ण विश्व की संस्कृति को परिवर्तित कर दिया है। हमारे दादा दादी बताते थे कि पहले ऐसी बीमारी होती थी और गाँव की भाषा में, देशज भाषा में, छत्तीसगढ़ी में उसको धुक्की बीमारी कहा जाता था। धुक्की बीमारी जैसे प्लेग, मलेरिया, कालाजार, उससे पूरा गांव का गांव उजाड़ हो जाता था। और जब इस तरह की महामारी का प्रकोप समाज में हुआ है तो सामान्य जनजीवन है वो प्रभावित हुआ है, उसकी संस्कृति प्रभावित हुई है। और आज हम लोग देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, क्वारंटाइन, आइसोलेशन, लॉकडाउन, इसने सारे जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। बार बार हाथ धोना है, नाक मुंह को बार बार हाथ नहीं लगाना है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से दूरी 1 मीटर होनी चाहिए, सबको घर में रहना है, घर से कम निकलें और नहीं निकले तो ज़्यादा अच्छा है। ये सारी स्थितियाँ कब तक चलने वाली हैं, इस संबंध में कोई समय सीमा तय नहीं है। कारण ये है कि ये जो वायरस है वो अपने आप को म्यूटेट करते रहता है, समय समय पर अपनी संरचना बदलते रहता है। कोविड-19 की संरचना अभी तक 32 प्रकार की मानी गई है और इसका अभी तक कोई एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आया है जिससे हम कहें कि बस अब ये इलाज आ गया है, इससे ये ठीक हो जाएगा। ऐसे समय में हमारा विज्ञान, हमारे वैज्ञानिक, हमारे डॉक्टर्स ये हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे वॉरियर्स हैं, ये हमको इससे कैसे लड़ें और कैसे इससे बचें, इस तरह का उपाय हमें बता रहे हैं। और देखिए इस समय विशेष बात ये है कि जो हमारे धार्मिक स्थान हैं सभी धर्मों के, वो सब बंद है, केवल अस्पताल जीवनदाता के रूप में खुले हैं। और मेरा तो ये सुझाव है, मैं एक दुस्साहस कर रही हूँ आप सब विद्वज्जनों के सामने कि क्यों ना जिस तरह से लोग धार्मिक स्थानों में श्रद्धापूर्वक चढ़ावा चढ़ाते हैं उसी प्रकार अस्पतालों में दान देने की संस्कृति प्रारंभ होनी चाहिए। विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में फिर उसका एक महामारी कोष हो और ऐसे महामारी के समय, ऐसे आपदा के समय वो काम आ सके। आज हम देख रहे हैं मजदूरों की बेबसी
कसी और बेकसी को। कल ही 24 मजदूर एक्सीडेंट में मारे गए, देख के मन कैसा कैसा हो रहा है। परंतु देखिए ये जो आ रहे हैं, ये मजदूर जो वापस आ रहे हैं, उससे जो पलायन की संस्कृति है उस संस्कृति में रोक लगेगी। और मेन चीज़ ये होगा कि गाँव में शहरों की संस्कृति और गाँवों की संस्कृति का मिश्रण स्वरूप हमको दिखाई देने लगेगा। तो ये भी एक संस्कृति के स्वरूप में परिवर्तन है। अभी हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन विवाह संस्कार हो रहे हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं तो हमारे यहाँ परंपराएं खूब धूम धड़ाके से बैंड बाजा और फटाके के साथ खूब भीड़। और फिर हम देख रहे हैं कि अंत्येष्टि संस्कार भी हो रहा है तो ज़्यादा लोग सम्मिलित नहीं हो सकते। तो ये भी एक तरह से संस्कृति के स्वरूप में परिवर्तन है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, वेबिनार हो रहा है, विमर्श हो रहा है, क्या ये संस्कृति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बड़ा परिवर्तन है। पर्यावरण में परिवर्तन हुआ है, जल और वायु प्रदूषण कम हुआ है, हवा पानी की शुद्धता, देखिए गंगा में डॉल्फिन दिखाई दे रही है। ऐसे हमने तो गंगा की सफाई में करोड़ों रुपए बहा दिए थे, लेकिन देखिए कि ये जो महामारी है, ये जो त्रासदी है, उसका ये सकारात्मक पक्ष है कि इसने लोगों को घर में बंद करके पर्यावरण की शुद्धिकरण में बड़ा सहयोग दिया है। तो सफाई कर्मियों का स्वागत हो रहा है, ये अभूतपूर्व है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिसकर्मी जो वॉरियर्स हैं, उनका तो स्वागत हो रहा है, परंतु सफाई कर्मियों का स्वागत होना भी अपने आप में एक अभूतपूर्व है। और यह भी इस परंपरा में, हमारी संस्कृति में परिवर्तन का स्वरूप है। मेरा ऐसा मानना है कि यह महामारी जो मानव जीवन के लिए भयंकर त्रासदी है, परंतु इसने इस युग में संस्कृति के रूप में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। और यह परिवर्तन अभी आने वाले समय तक निरंतर रहेगा और लोग ये कहते रहेंगे, अरे ऐसा तो कोरोना के कारण हुआ, और धीरे धीरे ये संस्कृति समाज का स्वरूप बन जाएगी और समाज में स्वीकृत हो जाएगा। मैं समय की कमी को देखते हुए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। पुनः आयोजकगणों को बधाई एवं धन्यवाद। नमस्कार, मैं अपूर्वा शुक्ला, एजुकेशन डिपार्टमेंट भिलाई मैत्री कॉलेज। आज के हमारे वेबिनार का जो विषय है साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीकी और परंपरा का समन्वय, अत्यंत समसामयिक विषय है। इसके अंतर्गत मेरा जो प्रकरण है, वर्तमान परिदृश्य में नई पौध का संबल, मानस का दर्शन व मनोविज्ञान। विश्व के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य ग्रंथों के साथ रामचरितमानस को प्रतिष्ठित करना समीचीन है। इसे वेद, पुराण, उपनिषद, बाइबल, कुरान और आध्यात्मिक ग्रंथों के साथ पूरे सम्मान और गौरव के साथ खड़ा किया जा सकता है। अर्थात विशिष्ट समन्वय से भरपूर यह एक मानवतावादी महाकाव्य है जो मानव के मन, व्यवहार और संवेदनाओं को स्वयं में समेटे हुए है, जिसके नायक जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम होने के साथ साथ दिव्य गुणों से विभूषित हैं। उन्होंने परिवार, समाज के मध्य आदर्शों का एक ऐसा समन्वय प्रस्तुत किया है जो वर्तमान पीढ़ी, आज के युवाओं हेतु अनुकरणीय है। अगर नई पौध इस विषय में चिंतन करे तो वृद्धाश्रम और जो हम कहते हैं ओल्ड एज होम निश्चित ही इनमें ताला लग जाएंगे। मानस के राम ब्रह्म रूप ही हैं जो भक्तों के उद्धार और दुष्टों के विनाश के लिए पृथ्वी पर मानव रूप में अवतरित हुए हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मानस के राम अपने अनेकानेक गुणों के कारण जन जन के दिल की धड़कन रहे हैं। इसलिए महाकवि तुलसीदास जी ने श्री राम चरितमानस में अपने आराध्य के पावन चरित्र को लेखबद्ध कर देश के धर्म, दर्शन और समाज को इतनी प्रेरणा दी है कि शताब्दियां बीत जाने के पश्चात भी मानस मानवीय मूल्यों के धरोहर के रूप में मान्य और प्रतिष्ठित है। फिर चाहे वह रोज की दिनचर्या हो या समय अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हों, हमारी जो भी समस्याएं होती हैं मानस में उसका समाधान यत्र तत्र मिल ही जाता है। इसकी इसी समस्या मूलक वृत्ति, स्वाभाविकता व व्यवहारिक उपयोग के कारण आज यह विश्व साहित्य का महान ग्रंथ कहलाता है। इसके कतिपय दोहों में वर्णित मूल्यों को यदि अपने जीवन में सम्मिलित कर लिया जाए तो भारत का आने वाला समय पुनः वही स्वर्णिम समय होगा जो विश्व की अन्यतम मिसाल रहा है। हिंदी साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत तुलसीदास ग्रंथ में कहते हैं कि रूस में मैंने प्रसिद्ध समीक्षक तिखानोव से प्रश्न किया कि आपके यहाँ हमारा रामचरितमानस इतना लोकप्रिय क्यों है। तो उन्होंने कहा कि भले ही आपके राष्ट्र में रामचरितमानस के नायक
राम को ईश्वर तुल्य समझा जाता होगा या उन्हें पूजा जाता होगा, लेकिन हमारे समक्ष तो राम के चरित्र की विशेषता यह है कि उससे हमारे भौतिक जीवन की प्रत्येक समस्याओं का समाधान मिल जाता है। तो ऐसा अनुपम चरित्र संपूर्ण विश्व में मिलना असंभव है। इस तरह यह ग्रंथ मानव के रूप में ईश्वर का आलोक प्रस्तुत करने के कारण मानव की सर्वोच्चता का एक उद्गार है। तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में संकीर्ण मानसिकता का भी विरोध किया है। उस समय प्रचलित विभत्स साधना व धार्मिक स्थिति की आलोचना की है। उन्होंने तामस धर्म को जनजीवन के लिए अमंगलकारी बताते हुए इसे अस्वीकार करने का आग्रह भी किया है। मानस का कलयुग वर्णन में द्विजों की आलोचना के साथ तत्कालीन शासकों पर भी निरंतर प्रहार किया गया है। और इस तरह तुलसीदास जी की दृष्टि से मैं शासन का आदर्श भौतिक समृद्धि नहीं बल्कि मन प्रसाद उसका महत्वपूर्ण अंग था। रही एक संग गज पंचानन। और इस तरह यदि राम राज्य में देखा जाए तो पशु भी केवल मनुष्य नहीं, पशु भी बैर भाव से मुक्त थे। और प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता संपन्न शासन के संबंध में उन्होंने लिखा है कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी सो नर अवश्य नरक अधिकारी। तो अर्थात कि जिसके राज्य में प्रजा दुखी है, जिस राजा के राज्य में, उस राजा को निश्चित ही नरक का अधिकारी है वह राजा, उसे नरक मिलना चाहिए। और हम देखते हैं कि जो उसमें स्वतंत्रता हमको व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखने को मिल रही है पशु पक्षियों और मनुष्य में, उसका वर्तमान में हमको सर्वथा अभाव देखने को मिल रहा है। और इस तरह यदि हम कहें तो रामराज एक ऐसी मानवीय स्थिति का द्योतक है जिसमें समष्टि और व्यष्टि दोनों ही सुखी हैं। मानव व्यवहार की विशेषता के अंतर्गत यहाँ श्री राम को जितना उदारवादी बताया गया है, लक्ष्मण उतने ही उग्र स्वभाव के हमको देखने को मिल रहे हैं। एक और जहाँ वानर श्रेष्ठ हनुमंत की वीरता का वर्णन है, तो दूसरी ओर राक्षसों के मध्य विभीषण जैसे साधु व्यक्तित्व की चर्चा भी की गई है, जो कि व्यक्तिगत विभिन्नता का परिचायक है। और यह आज की सबसे बड़ी समस्या है। और व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना न केवल एक शिक्षक का कर्तव्य है बल्कि सबसे प्रथम यह कर्तव्य पालकों का भी है। तुलसीदास जी ने भक्ति की महिमा के गुणगान के साथ शुभ कर्मों पर बल दिया है, अर्थात जो जैसा कर्म करेगा और वो वैसा ही प्रतिफल प्राप्त करेगा। और इस तरह से ये महाकाव्य कर्म प्रधानता व्यक्ति को आलस्य से बचा पवित्र कर्मों की ओर अग्रसर करता है, जो कि इस भौतिकवादी युग के लिए परम आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें व्यवहारिक तौर पर ये जो रामचरितमानस है वो इहलोक में भी पवित्र जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इसकी समय सिद्ध लोकप्रियता इसे समग्र व विश्वव्यापी महाकाव्य बनाता है। यह जो है मानव जीवन की प्रत्येक दशा के साथ मानव संस्कृति के महान मूल्यों का जो है अपूर्व विधान देता है। तुलसी के राम द्वारा स्थापित नैतिक मानदंड हर युग में प्रकाश स्तंभ की भांति मानव समाज के दिग्दर्शक रहे हैं और रहेंगे। हमारी संस्कृति तपोमयी त्यागमयी है, जिसमें प्रत्येक वर्ग के लिए उचित समय स्थिति के अनुकूल भोग वृत्तियों को क्रमशः छोड़ते हुए त्याग को अपनाने पर बल दिया गया है। और इस तरह वैचारिक क्रांति और समन्वय पर आधारित इस अनमोल महाकाव्य के प्रणेता और उनके ईष्ट जो संपूर्ण महाकाव्य में आदर्श नवयुवक की भूमिका अदा करते नजर आ रहे हैं, उनसा ही भारत का युवा समाज बनने का यदि प्रयास करे, तभी इस महामानव की अद्वितीय सीखें नया भारत गढ़ेंगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पायल कश्यप, सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज रायपुर समता कॉलोनी में। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार एवं ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है संस्कृति और आधुनिकता। संस्कृति एक ऐसा शब्द है जिसमें वे सारे भाव एवं तत्व समाहित हैं जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। प्राणी मात्र के जन्म ग्रहण से ही संस्कृति संस्कार के रूप में जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनती जाती है। संस्कृति हमारे जीवन में 2 पक्षों को बलवती बनाती है, सैद्धांतिक और व्यवहारिक। प्रकृति ने मानव को कुछ विशिष्ट वरदान प्रदान किए हैं, जिससे वह स्वयं कुछ नवीन कर अपने व्यवहार, विचार एवं भाषा के माध्यम से समाज में विशेष स्थान प्राप्त कर सकता है। पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती रहती है। यही हस्तांतरण संस्कृति का ही एक रूप है, जिसे हम परंपरा कहते हैं। समय के साथ कई नवीन तत्व इसमें आत्मसात होते जाते हैं और कई नवीन तत्व अपनी उपयोगिता समाप्त कर बैठते हैं। भिन्न भिन्न समाजों की संस्कृतियाँ एक दूसरे से भिन्न अवश्य होती हैं और उनमें परिवर्तन होना भी
स्वाभाविक सी बात है। सांस्कृतिक स्तर पर विविधता भारत की विशेषता है। यह वह देश है जहाँ वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का पालन किया जाता है। आधुनिकता संस्कृति में किस प्रकार मिलती जाती है एवं वही संस्कृति आधुनिकता का स्वरूप धारण कर हमारे समक्ष प्रस्तुत होती जाती है। लॉकडाउन के आज इस समय जब रामायण एवं महाभारत जैसे कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर आधुनिक पीढ़ी उस संस्कृति से रूबरू हो सकी है जिसकी जड़ें भारत में पहले से ही विद्यमान हैं। राम के चरित्र के माध्यम से न केवल रामायण काल की संस्कृति को जान सकें, बल्कि भाषा, भाव, विचार, परंपरा, मर्यादा, ज्ञान, व्यवहार, अपनापन, प्रेम, त्याग, करुणा, सहिष्णुता जैसे गुणों का प्रस्तुतिकरण होते हुए देखकर निश्चित रूप से मेरा यह मानना है कि आज की पीढ़ी या उनसे पहले की पीढ़ी या उनसे भी पहले की पीढ़ी सभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी स्तर पर अपने को उस परंपरा से जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। कक्षा में पढ़ाते समय छात्र मुझसे मानक का अर्थ पूछते हैं, तब मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर आज आप रामायण और महाभारत देख रहे हैं तो उनमें प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा पूर्णतः मानक है। निश्चित रूप से वह युवाओं को भाषा के स्तर पर भी संस्कृति से जोड़ने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। समाज में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य संस्कृति का पालन करता है एवं वह यह जानता है कि सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद एकता भारतीय समाज की वह अपरिहार्य तत्व है जिसके बिना किसी भी मनुष्य का जीवन यापन संभव नहीं। प्रत्येक समाज, चाहे वो किसी भी काल का हो, आधुनिक हो या प्राचीन, अपनी संस्कृति के माध्यम से ही परिभाषित होता है। यही कारण है कि समाज में रहने वाला प्रत्येक सदस्य उस समाज की संस्कृति के अनुसार अपने आप को शिक्षित करता है एवं उसी के अनुसार अपने आप को ढालता भी है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जन्म से लेकर युवावस्था तक एवं वृद्धावस्था तक यही संस्कृति प्रत्येक मनुष्य को संस्कार प्रदान करती है। एक व्यक्ति के जीवन जीने का ढंग, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, जीवन शैली, जीवन मूल्य, वेशभूषा, यहाँ तक कि भावनाओं को भी निर्धारित करने का मूल आधार बनती है संस्कृति। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं संस्कृति मनुष्य के उस निर्माणकर्ता के रूप में है जो एक मनुष्य को वास्तविक तौर पर मनुष्य बनाती है। वह न केवल अकेले इस संस्कृति का निर्माण कर सकता है और ना ही उसका पालन कर सकता है, लेकिन समय के साथ साथ यही संस्कृति विरासत के रूप में हमें मिलती है। उसे संजो कर और सहज के रहने की बहुत ही आवश्यकता है। यदि हम इस संस्कृति को आधुनिक स्तर पर भी जोड़ें और आधुनिकता के स्तर पर जुड़ते हुए भी अगर हम संस्कृति का पालन करते रहें तो निश्चित तौर पर कभी भी प्राचीन संस्कृति, नवीन संस्कृति, इन दोनों में कोई विभेद नहीं रह जाएगा। और प्राचीन और नवीन के इस मध्य में हमें ये सोचने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी कि हम कैसी संस्कृति में रहें, किस संस्कृति को अपनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और डॉक्टर सुधीर शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। Hello and good morning to everyone. My name is Paramjit Singh. I am research scholar of Department of Education, Punjab University, Chandigarh. The paper which I am going to present is the impact of corona crisis on education sector, which is written under the able guidance of respected Dr. Ram Meher, Associate Professor, USOL, Department of Education, Punjab University, Chandigarh. As we all know that we are suffering from a tough patch of a pandemic situation that has been created by coronavirus. The most recent coronavirus is called COVID-19 and was first detected in Wuhan city of China in December 2019. Since its first case in China, COVID-19 has spread to almost every country and affected the worldwide. It has affected every aspect of human life, including the education sector. COVID-19 pandemic has resulted to the total closure of educational institutions in about more than 153 countries all over the world. With 68.5% of the total number of enrolled learners in these countries are forced out of schools. It is reported that 1.198 billion learners across the world are currently compelled to stay out of the educational institution as social distancing norms have been enforced by the locally and regionally government all across the world in order to contain the spread of coronavirus.
COVID-19 has dramatically reshaped the way global higher education is delivered. As a result, universities are rapidly shifting as how to communicate, operate to meet the evolving needs of students and staff. COVID-19 pandemic has had a major impact on education sector. We can see this impact in both the cases, positive as well as in negative cases. Firstly, let me discuss or enlist some of the positive impact of the coronavirus or educational opportunities that this virus has created for the staff, teachers and educators. With students stranded all over the globe and the forced closure of university, many education has shifted or moving towards the teaching learning online. Webinars and online workshop for teachers and students for their academic and mental health improvements are being the highlight of COVID-19 period. We have seen improvement in teaching learning material. We have also seen the improvement in the teaching learning process during this period. There is also a rise in blended learning and cooperative work. The value of international mobility and partnership within higher education has also been realized. The role nature can play in experiencing the higher education is also seen as dominant factor. The value of community has also been realized. Studies shows that spending time with friends, colleagues, others is lead to the happiness. There is lot of advantages being having up-to-date technology. Some of the negative impact of corona crisis or COVID-19 on education sector are sluggish cross-border movements of students, as people are not ready to send their children or wards to foreign for higher classes, for higher studies. Unprepared teacher for online education, as most of the teachers are not aware of the online platforms. They don't have that much adequate resources. Changing format of students recruitment and their retention in education sector, passive learning by students, and there is a difficulty in the concentration process. Delay standardized testing and school admission classes semester are also being delayed all across the world. Some states has cancelled or delayed standardized testing, whilst other are thinking of extending the school one another year. Various agencies are also working hard to minimize the effect of corona crisis on education sector. So in this regard, UNESCO has recommended plans for education sector during this COVID-19 or how to cope up with how to deal with the COVID-19, especially related to the education sector. In the end, I would like to conclude with the words that with efforts to prevent the spread of novel coronavirus, education is suddenly and rapidly moving online along with new educational opportunities and challenges. New educational opportunities are being advertised and made available for students, but the switch has also pointed to the importance of the public school system for those who belong from the low income group families. It's possible that once the COVID-19 pandemic settles down, we may see a continued increase in education system using online platform for study aids, as well as student embracing online for their higher learning degree programs. More and more students, teachers, staff, educators would be involved in online processes. And that's all about my views on this topic, impact of corona crisis on education sector. Thank you for listening to my views. पहले काव्य शब्द का प्रयोग होता है, पर भाषा का एक नियम है। जब एक अर्थ में दो शब्दों का प्रयोग होता है तो एक शब्द का अर्थ संकुचित हो जाता है। काव्य शब्द संकुचित हो गया और साहित्य शब्द को व्यापक अर्थ का प्रयोग होने लगा। साहित्य में कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी, संस्मरण, आत्मकथा, गद्य और पद्य की सभी विधाओं से लिया गया। भाषा वह साधन या माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को प्रस्तुत करते हैं। भाषा मानव समाज को विधाता की ओर से मिला सबसे बड़ा वरदान है, जिसका साहित्य उच्च कोटि का है। भाषा कितना और कैसा प्रगतिशील है, इसका अनुमान उसके उपलब्ध साहित्य से लगाया जा सकता है। जिस राष्ट्र के पास वैदिक साहित्य, उपनिषद, दर्शन सार, कालिदास, तुलसीदास, सूरदास तथा जयशंकर प्रसाद जैसी महान कवियों की कृतियां हो, उपनिषद उसका भाषा श्रेष्ठ होगा।
संस्कृति साधारण बोलचाल के अर्थ में संस्कृति का अर्थ सुंदर, परिष्कृत, रुचिकर या कल्याणकारी व्यवहार या गुणों से लिया जाता है। संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कलाएं, विधि, रीति रिवाज और समाज के सदस्य होकर मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य योग्यताएं और आदतें भी शामिल है। संस्कृति में मनुष्य द्वारा निर्मित वे वस्तुएं आदत होती हैं जिससे मनुष्य संशोधन कर सकता है। संस्कृति एक समूह के समस्त रीति रिवाजों, परंपराओं, व्यवहारों और प्रतिमानों से बनती है। संस्कृति एक समूह का मूलधन है। वह मूल्यों की एक ऐसी समष्टि है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति पैदा होता है और विकसित होता है। वर्तमान समय में साहित्य, भाषा और संस्कृति तीनों ही मानव जीवन के लिए एक आदर्श हैं। तीनों के बिना मानव जीवन के संसार की कल्पना नहीं की जा सकती। आज मानव का साहित्य, भाषा और संस्कृति से अटूट संबंध स्थापित हो चुका है। जिस प्रकार हम प्राणवायु के बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार ये तीनों के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वजनों को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर भाग। मैं तमिलनाडु के एक महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूं। 30 और 31 मई 2020 को साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा का समन्वय विषय पर आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मुझे भाग लेने और अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर दिया गया, उसके लिए सर्वप्रथम मैं आदरणीय डॉक्टर सुधीर शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने अपने लेख का शीर्षक कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियां एक विचार रखता है। आज हम सब कोरोना काल में जी रहे हैं। कोरोना के साथ जीने की आदत डालने को भी कहा जा रहा है, क्योंकि आज इस महामारी के लिए विश्व भर के वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के बावजूद भी कोई वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो पाया है। आशा है जल्दी ही इसके लिए कोई वैक्सीन बन जाएगी। यह संकटपूर्ण स्थिति है, फिर भी लोग अपने आप को संयमित रखते हुए कोरोना से लड़ाई अपने अपने घरों में रहकर लड़ रहे हैं। इस महामारी के कारण अनेक समस्याएं और चुनौतियां पैदा हुई हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक आदि आदि। देश भर में सामाजिक रूप से देखा जाए तो रोजगार की एक समस्या प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आई है। मीडिया के माध्यम से प्राप्त सूचना एवं जानकारी के अनुसार रोजी रोटी की तलाश में अपने घर बार छोड़कर देश के विभिन्न प्रांतों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की जो हाल ही में रेल की पटरी पर जो मृत्यु हुई, उसकी बेबस और एक अंतहीन व्यथा कथा हम सब जानते हैं। कोरोना के इस संकट स्थिति में पारस्परिक सहयोग का अभाव, इस अभाव से उत्पन्न कठोरता एवं हृदयहीनता ही हम कह सकते हैं। जहां तक साहित्य का प्रश्न है, तकनीकी विकास के इस दौर में कोरोना संकट ने लगभग सभी गतिविधियों को अंतर्जालमय बना दिया है। अब ऑनलाइन पर ही वीडियो सम्मेलनों और वेबिनारों के माध्यम से साहित्यिक गतिविधियां और प्रशासनिक कार्यक्रम होने लगे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि साहित्य की दृष्टि से कोरोना काल हिंदी के विकास एवं समृद्धि के लिए बड़ा उपादेय सिद्ध हो रहा है। विश्व साहित्य और हिंदी के प्राचीन एवं आधुनिक साहित्य में भी प्लेग, कलरा, हैजा, कालाजार, एबोला जैसी महामारियों का उल्लेख और इनके प्रभाव का चित्रण हुआ है। इन महामारियों के कथा परिप्रेक्ष्य में अनेक रचनाएं भी की गई हैं। अलबेर कामू का द प्लेग उपन्यास, तुलसी का रामचरितमानस, रविदास की वाणी, निराला का कुल्ली भाट, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी, रांगे राघव का रिपोर्टाज अदम्य जीवन, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास महिला अंचल, बाबा नागार्जुन की कविता प्रेत का बयान आदि आदि, इनमें सामाजिक आपदाओं जैसी इन महामारियों का चित्रण मिलता है। यहाँ पर मैं रांगे राघव का रिपोर्टाज अदम्य जीवन और प्रेत का बयान बाबा नागार्जुन की कविता का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ये अदम्य जीवन में लेखक ने 1942 और 44 के दौरान बंगाल में पड़े भीषण अकाल और अकाल से उत्पन्न महामारियों का चित्रण अपने इस रिपोर्टाज में किया है।
गरीबी और भुखमरी की भयानक परिस्थितियों के बीच वहां के लोग मनुष्यता को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। उनके अदम्य साहस का परिचय लेखक ने कराया है। रांगे राघव ने इस रिपोर्टाज के माध्यम से मनुष्यता और पारस्परिक सहकारिता का संदेश दिया है। और कोरोना के संकट काल में हिंदी साहित्य और साहित्यकार भी यही संदेश देते आ रहे हैं। इस संकट घड़ी में अभावों के साथ जीना, किंतु मनुष्यता को बचाए रखना और परहित की भावना को अपनाना परम आवश्यक है। प्रेत का बयान नागार्जुन की कविता में अपर्याप्त वेतन के कारण परिवार के साथ जीवन यापन करने में असहाय एक स्वाभिमान प्राइमरी स्कूल टीचर की व्यथा है, जिसमें नरक के अधिपति यमराज इस महामारी का उल्लेख करते हैं। कोरोना काल में मनुष्य के मन में निष्क्रियता के कारण एक प्रकार की उदासीनता व्याप्त हुई है। साहित्य एक ऐसा उपादान है जो मनुष्य के मन में व्याप्त या क्षिप्त मनुष्यता को जगाकर उसे मानवीय बनाता है, जिससे मनुष्य मात्र का और समाज का कल्याण हो सके। कोरोना संकट काल में उत्पन्न चुनौतियों या समस्याओं का सामना आत्मसंयम के साथ किया जा सकता है। तकनीकी विकास चाहे जितना भी हो, प्रौद्योगिकी की उन्नति या तरक्की होती रहे, परंतु संकट स्थिति में मनुष्यता को खोना, आत्मीयता का लुप्त होना, परस्पर सहयोग का अभाव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं बल्कि मनुष्य के अस्तित्व के लिए विघातक सिद्ध होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर डॉक्टर जगदीश गुप्त की ये पंक्तियां भी मनुष्यता के संदर्भ में, क्योंकि इस मनुष्यता के सहारे ही हम इस कोरोना संकट का सामना हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये पंक्तियां समीचीन लगती हैं। मैं मानता हूँ कि देश सबसे बड़ा है, हाँ सबसे बड़ा है देश, पर देश से भी बड़ी होती है मनुष्यता। धन्यवाद। नमस्कार, मैं धीरज सोनी, पीएचडी स्कॉलर, नाट्य एवं रंगमंच विभाग, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। शोध प्रकल्प द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में शिक्षा, साहित्य एवं समाज में परंपरा एवं तकनीक का समन्वय विषय के अंतर्गत मैं रंगमंच शिक्षण प्रशिक्षण में परंपरा एवं तकनीक का समन्वय शीर्षक से अपना शोध पत्र प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका सार संक्षेप कुछ इस प्रकार है। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। चिकित्सा विज्ञान इस महामारी के उपचार की खोज में लगा हुआ है। शारीरिक दूरी के अतिरिक्त ना ही कोई वैक्सीन है और ना ही कोई उपचार। संक्रमण से फैलने वाले इस वायरस ने समाज के हर एक व्यक्ति को एकांतता की ओर ढकेल दिया है। लॉकडाउन के कारण समाज अपने घर की चार दीवारों में सिमट गया है। ऐसे में ये कैसे संभव है कि प्रदर्शनकारी कलाएं इस भीषण संकट से अछूती रहे। उन प्रदर्शनकारी कलाओं में एक महत्वपूर्ण कला है रंगमंच कला। यह रंगमंच कला बहुसंप्रेषणीय माध्यम है जो एक बड़े दर्शक समुदाय के समक्ष उपस्थित होता है, लेकिन आज कोरोना वायरस के चलते यह नितांत अकेली हो गई है। सभी प्रेक्षागृह बंद हैं, सिनेमा घर बंद हैं, नाटकों के पूर्वाभ्यास भी बंद हैं और रंगमंच में शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं भी आज बंद हैं। उनके सभी छात्र अपने घरों में हैं। ऐसे में यह बहुत बड़ी मुश्किल है कि कैसे उन विद्यार्थियों तक शिक्षण और प्रशिक्षण के द्वारा उनके ज्ञान का विस्तार किया जा सके। सबसे पहले हम बात करते हैं रंगमंच के शिक्षण और प्रशिक्षण के विषय में। रंगमंच में शिक्षण और प्रशिक्षण के दो स्तर हमें दिखाई देते हैं। पहला थे अनौपचारिक स्तर। यदि हम रंगमंच के इतिहास को देखें तो हमें पता चलेगा कि बिना किसी संस्थान के कैसे एक कलाकार रंगमंच की कला को अपने वरिष्ठ कलाकारों के साथ रहकर सीखता है या गुरु के सानिध्य में रहकर उस रंगमंच शैली के तकनीकों के बारे में सीखता है, और ये बिना किसी डिग्री और डिप्लोमा के होता है। लेकिन वहीं आज़ादी के बाद हमें कई ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं नजर आती हैं, शैक्षणिक संस्थाओं का अस्तित्व हमें दिखाई देता है जो रंगमंच विषय में शिक्षण और प्रशिक्षण में की डिग्री और एक पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हुए विद्यार्थियों को बैचलर, मास्टर्स, एमफिल और पीएचडी की डिग्रियां प्रदान करती हैं। तो प्रशिक्षण संस्थान और शिक्षण संस्थान दो प्रमुख संस्थान हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की, यह एक ऐसा प्रशिक्षण संस्थान है जो रंगकर्मियों के कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो रंगमंच की तकनीक विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, जिसके पास अपने सुसज्जित प्रेक्षागृह हैं, रंगमंच
रंगमंच की प्रस्तुतियों में सहायक यांत्रिक उपकरण भी हैं और इन सब के माध्यम से वो विद्यार्थियों को रंगमंच पर प्रस्तुति करने के में कुशल बनाता है। जबकि वहीं दूसरी ओर कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, उनमें संचालित नाट्य विभाग हैं जो रंगमंच के ज्ञान में वृद्धि करते हैं और विद्यार्थियों को रंगमंच के एकेडमिक क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने के लिए अवसर मुहैया कराते हैं। परंपरा और तकनीक। परंपरा है जो विरासत में हमें प्राप्त होती है, जो पूर्व पीढ़ियों से चली आ रही है और जो आज भी अनवरत जारी है। तो परंपरा की प्रक्रिया से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और तकनीक, आधुनिक काल में तकनीक एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक युक्ति है जिसने कई कठिन कार्य को आसान बना दिया है। पहले हम हवा में उड़ने की कल्पना करते थे, लेकिन वैज्ञानिक तकनीक ने उस हवा में उड़ने की कल्पना को साकार कर दिया है। शिक्षण की परंपरागत जो प्रक्रिया रंगमंच में संचालित थी अनौपचारिक स्तर पर, वो आज तकनीक के साथ जुड़कर औपचारिक स्तर पर प्रवाहमान है। परंपरा और तकनीक का एक सशक्त उदाहरण हमें हबीब तनवीर के नाटकों में दिखाई देता है। चूंकि हम रंगमंच प्रदर्शनकारी कला की बात कर रहे हैं, हबीब तनवीर रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स लंदन से प्रशिक्षण प्राप्त करके आते हैं और इस प्रशिक्षण में तकनीक के 2 स्तर होते हैं। एक तो रंगमंच की तकनीक का प्रशिक्षण उन्होंने प्राप्त किया, दूसरा रंगमंच में प्रयुक्त होने वाले यांत्रिक तकनीकों के प्रशिक्षण से भी वे गुजरे। तकनीक का प्रशिक्षण लेने के बाद वे छत्तीसगढ़ में आते हैं और पारंपरिक लोक नाट्य नाचा को देखते हैं और उसके बाद इस परंपरा के साथ उन्होंने प्राप्त किए हुए अपने तकनीक को जोड़ा और जो एक समन्वय स्थापित हुआ, उसने न केवल देश बल्कि विदेश तक नाचा की धूम मचा दी। एडिनबरा फेस्टिवल में चरणदास चोर का प्रथम आना इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि परंपरा में नए आधुनिक बोध को खोजने के लिए हबीब तनवीर को एक तकनीक की जरूरत पड़ी। तो इस तरह से रंगमंच की प्रस्तुतियों में भी परंपरा और तकनीक का अनूठा समन्वय हमें दिखाई देता है। अगर हम इब्राहिम अलका जी के नाटकों को देखें तो एशियन थिएटर की परंपरा और यथार्थवादी तकनीक, बंसी कौल जी के नाटकों को देखें तो दृश्य योजना की तकनीक, देवेंद्र राज अंकुर जी के नाटकों को देखें तो अभिनय करने की तकनीक, के.एन. पडिक्कर, बाबा कारंत और हबीब तनवीर के नाटकों को देखें तो पारंपरिक लोक नाट्य रूपों की तकनीक हमें उनकी प्रस्तुतियों में दिखाई देती है। वो चूंकि एक प्रशिक्षण से निकलकर आते हैं, इसलिए जिस तरीके के वो प्रशिक्षण की कल्पना, जिस तरीके के प्रशिक्षण का उदाहरण वो प्रस्तुत करते हैं, उसमें परंपरा और तकनीक स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अगर हम राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के पाठ्यक्रम पर ध्यान दें तो कई पारंपरिक लोक नाट्य रूपों के प्रशिक्षण का भी दृश्य हमें दिखाई देता है, जिसमें कभी वो तेरुकुत्तु सीखते हैं, कभी वो नौटंकी सीखते हैं, कभी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्र और भी पारंपरिक लोक नाट्य रूपों को सीखते हैं। आज जब हम तकनीक और परंपरा के समन्वय की बात करते हैं तो इसका सबसे दूसरा और बड़ा उदाहरण आज हमें दिखाई देता है जब हम कोविड-19 के चलते अपने घरों में बंद हैं और ऐसे में विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो कैसे रंगमंच के ज्ञान को प्राप्त करें। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक यूजीसी ने भी अपनी गाइडलाइन में ई लर्निंग मोड के तहत यूनिवर्सिटियों को निर्देशित किया है कि वे अपने छात्रों तक ज्ञान का संचार करें। आज कई वेबिनार हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से लगातार सेमिनार्स हो रहे हैं, न केवल नेशनल बल्कि इंटरनेशनल स्तर पर भी संगोष्ठियां हो रही हैं, जिससे घर बैठे हर एक बच्चा अपने फ़ोन पर या लैपटॉप पर उन वेबिनार से जुड़ रहा है और अपने ज्ञान का विस्तार कर रहा है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय लगातार वेबिनार की श्रृंखला चला रहे हैं। उसके अलावा कई ऐसी मंडलियां हैं जो वेबिनार्स आयोजित कर रही हैं, एक्सपर्ट्स को कलाकारों के सामने लेकर आ रही हैं और ये सब कुछ वर्चुअल मोड पे हो रहा है। प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त करने की वो पद्धति अब रुक सी गई है। अब हम वर्चुअल मोड के माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कभी सोशल मीडिया पर लाइव होकर तो कभी कई वेबिनार ऐप्स के माध्यम से, वेबिनार प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से। ये शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया रंगमंच में लगातार जारी है। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार के संयोजक डॉक्टर सुधीर शर्मा जी को धन्यवाद
एवं आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में हम सभी बुद्धिजीवियों को एक सूत्र में जोड़ने के लिए इस वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार के तहत मैं डॉक्टर विद्यानंद चौधरी, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, जगन्नाथ नगर महाविद्यालय धुरवा, रांची, झारखंड से कोविड-19 एवं रिवर्स माइग्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में पूरा विश्व आज संपूर्ण लॉकडाउन एवं आंशिक लॉकडाउन की स्थिति में है। लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश है जिसे एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया जाता है और यह संपूर्ण भारत में लागू है। इस कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय आर्थिक जगत में एक नई अवधारणा रिवर्स माइग्रेशन दिखाई पड़ी है। सामान्यतः माइग्रेशन के समय में रोजगार की तलाश में गांव एवं शहरों से श्रमिकों का पलायन महानगरों एवं शहरों की ओर होता है, परंतु इस वैश्विक महामारी के पश्चात या महामारी के दौरान लॉकडाउन एवं उद्योग धंधों के बंद होने के कारण श्रमिकों का प्रवासन महानगरों एवं शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर हो रहा है। यही रिवर्स माइग्रेशन है। इस तरह रिवर्स माइग्रेशन से तात्पर्य महानगरों और शहरों से गांवों एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से लगाया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था में इन प्रवासी श्रमिकों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के आंतरिक प्रवासन के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की कुल जीडीपी का लगभग 6% है। इसकी महत्ता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न आर्थिक संकट का सामना करने एवं आर्थिक जगत को पटरी पर लाने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। यह कुल जीडीपी का 10% है। यदि इसमें बैंकों से मिलने वाली छूट एवं लाभ को हटा दिया जाए तो यह आर्थिक पैकेज श्रमिकों की आय के बराबर हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि कुल जीडीपी का 6% प्रवासी श्रमिकों के द्वारा प्राप्त आय होती है। ये सभी श्रमिक अपनी आय का 1/3 हिस्सा अपने परिवारों के पास भेजते हैं, जहां या जिस राज्य में उनके परिवार निवास करते हैं। इससे दोनों राज्यों को फ़ायदा होता है, क्योंकि दोनों राज्यों में मांग की स्थिति में वृद्धि देखी जाती है और अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे समय में जब भारत वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौर से जूझ रहा है, देश में 2 तरह की समस्या या चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। एक प्रवासी श्रमिकों के समक्ष चुनौतियां और दूसरे पिछड़े राज्यों एवं गरीब राज्यों के समक्ष चुनौतियां। श्रमिकों की रिवर्स माइग्रेशन से संपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के समक्ष श्रमिकों की कमी की चिंता सता रही है, क्योंकि यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि शायद लॉकडाउन की समाप्ति के पश्चात भी ये श्रमिक पुनः महानगरों एवं शहरों की ओर न जाएं। ऐसे में इन औद्योगिक केंद्रों एवं महानगरों एवं शहरों में श्रमिकों की समस्या या श्रमिकों की कमी अनुभव की जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रवासी श्रमिकों के समक्ष भी रिवर्स माइग्रेशन के पश्चात बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है और इसका व्यापक प्रभाव देश की राजस्व पर पड़ेगी। रिवर्स माइग्रेशन के फलस्वरूप पिछड़े राज्यों को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये प्रवासी श्रमिक अपनी आय का 1/3 हिस्सा या लगभग 2% अपने परिवारों को भेजते हैं। ये किसी भी
राज्य या पिछड़े राज्यों के आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। और चूंकि इन राज्यों में औद्योगिकरण का अभाव है, ऐसे में रोजगार के अभाव में इन राज्यों में गरीबी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी और सामाजिक अपराधों जैसे लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में क्या उपाय अपनाना चाहिए जिससे रिवर्स माइग्रेशन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया जाए? ऐसे में संपन्न राज्यों को रिवर्स माइग्रेशन को रोकने के लिए उन्हें कार्य स्थलों पर सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। रोजगार की सुरक्षा मिले, इसके लिए श्रम कानूनों को देश में लागू करनी चाहिए, चाहे वह संगठित क्षेत्र में हो या असंगठित क्षेत्र के हों। इसके अलावे पिछड़े राज्यों में रिवर्स माइग्रेशन का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए छोटे एवं मध्यम उद्योगों जैसे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तकरघा, हस्तशिल्प तथा खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योगों का विकास करना चाहिए ताकि इस रिवर्स माइग्रेशन के पश्चात होने वाली चुनौतियों को कुछ कम किया जा सके।